उसमें? ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमें अब मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करने हैं, इसकी थ्योरी तो खत्म हो गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिए सब लोग, इधर रफ कॉपी है और पेन लेके बैठे हैं सब लोग। सो कितने प्रॉब्लम हो गए थे एक बार बताना मेरे को, किसी के पास नंबर है तो। अभी तक कितने प्रॉब्लम कर लिए हमने? लास्ट प्रॉब्लम 60 था आई गेस। 60। ठीक है, प्रॉब्लम 61 देखो। इसमें ये कह रहा है कि 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर n इज इक्वल टू, ये तो हम जानते हैं, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब सो ऑन टू कितना होता है CnXn। तो वेयर C0 इज NC0, C1 इज NC1 एंड सो ऑन। तो मुझे वैल्यूज निकालनी है। C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस सो ऑन, ये वाली वैल्यू निकालनी है। C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 प्लस C9 सो ऑन, ये वाली वैल्यू निकालनी है। C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस सो ऑन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऐसे ही C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 प्लस सो ऑन टू का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट C0 प्लस C4 प्लस C8 प्लस C12 प्लस सो ऑन एंड तक। सो ऑन कहने का मतलब है जो भी एंड तक टर्म आएगी वहां तक निकालना है इसको। ई पार्ट में है C0 प्लस C3 प्लस C6 प्लस C9 प्लस, इसमें 3 का गैप है। ठीक है, इससे एक और देख लेते हैं। C1 प्लस C4, इसमें भी 3 का गैप है। C7 प्लस C10 प्लस so on। ठीक है, CR डिनोट्स NCR एक्चुअली। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये तो बहुत इजी है, C0 माइनस C2 वाला, बट ऐसे C2 के साथ नेगेटिव साइन है। तो क्या करते हैं इसको, ए पार्ट को करने के लिए मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स की पावर n हमने लिख दिया NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब सो ऑन टू NCnXn। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें x की जगह मैंने आयोटा डाल दिया। देखो आयोटा क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि आयोटा 2 डालने से क्या होगा, जो C0 है वो तो पॉजिटिव रहेगा, C2 नेगेटिव हो जाएगा, फिर C4 पॉजिटिव आएगा ना उसके बाद, इसके बाद वाली टर्म C4x4 है, तो वो देखने में समझ आ रहा है कि C4 पॉजिटिव आएगा। तो हमें ये जो टर्म चाहिए उसमें C0 पॉजिटिव चाहिए, फिर C2 नेगेटिव चाहिए, फिर C4 पॉजिटिव चाहिए। तो हमने क्या किया, x को आयोटा डाल दिया, तो 1 प्लस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 आयोटा प्लस C2 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो माइनस C2, समझ गए, प्लस C3 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब कितना होगा, माइनस C3 आयोटा, आयोटा 4 इज C4 ओनली। तो अगर आप देखो तो ऐसा हुआ, C0 आया, फिर C1 आयोटा आया, माइनस C2 आया, फिर माइनस C3 आयोटा आया, प्लस C4 आया। अब क्या होगा, नेक्स्ट वाले में आएगा C5 आयोटा 5, तो आयोटा 5 आयोटा होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास C5 आयोटा 5। ठीक है, आयोटा 5 को क्या बोल सकते हैं, आयोटा ही बोल सकते हैं ना डायरेक्टली, तो आयोटा लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी C5 आयोटा प्लस C6 आयोटा 6, आयोटा 6 कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस C6 प्लस 100। ठीक है, ये टर्म बन गई। अब क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो आपके पास इसका रियल पार्ट C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस 100, तो ये इसका रियल पार्ट हो गया। और आयोटा टाइम्स ऑफ C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 प्लस 100, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब हमें निकालना क्या है, जैसे ए पार्ट जो है उसमें निकालना है C0 माइनस C2 प्लस C4, तो इसका रियल पार्ट निकालना है। तो रियल पार्ट ऑफ ए पार्ट का आंसर आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा की पावर n, ये आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, C0 माइनस C2
प्लस C4 ऐसे करके निकालना है। और जो दूसरा वाला बी पार्ट है उसमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस एटा रेज़ टू द पावर n है ना, 1 प्लस एटा को लिख सकते हैं रूट 2 e की पावर एटा पाई बाय 4 होल रेज़ टू द पावर n। बात समझ आ गई होगी। हाँ, तो इसको यूलर फॉर्म में लिख दिया। अब ये टर्म बन जाएगी 2 रेज़ टू द पावर n बाय 2 e आयोटा n पाई बाय 4। ठीक है, इसका रियल पार्ट मुझे चाहिए, तो वो आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n बाय 2 cos n पाई बाय 4 प्लस आयोटा sin n पाई बाय 4। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। अब इसका रियल पार्ट जो ए पार्ट का आंसर होगा वो हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n बाय 2 cos ऑफ n पाई बाय 4। ठीक है, और जो बी पार्ट है उस वो इमेजिनरी वाला पार्ट आएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर n बाय 2 sin n पाई बाय 4। ये आंसर हो गया। देखो समझ आया कि नहीं समझ आया। ऑल क्लियर हो गया सबको, ऑल क्लियर करो। ठीक है, तो आपका ए पार्ट हो गया और बी पार्ट हो गया। देखो अब दोबारा से मैं बता रहा हूँ क्या किया था हमने, बस 1 प्लस एटा डाला है, फिर कंपेयर कर दिया। तो रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो वो वाला पार्ट आ जाएगा C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 एंड सो ऑन। और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 ये वाला पार्ट आ जाएगा। अच्छा, अब जो इसका सी पार्ट था उसमें क्या है, इन दोनों का होल स्क्वायर है। तो वो कह रहा है कि C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस सो ऑन टू का होल स्क्वायर प्लस C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 प्लस सो ऑन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो, मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो जो ये वाली वैल्यू है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो भी कर सकते हो, जैसे ये वाली ए वाली पार्ट की वैल्यू क्या है, C0 माइनस C2 प्लस C4 ही तो है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 रेज़ टू द पावर n cos स्क्वायर n पाई बाय 4 प्लस ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रेज़ टू द पावर n sin स्क्वायर n पाई बाय 4। अब 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन निकालोगे तो sin स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस cos स्क्वायर n पाई बाय 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर n आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे, जब आपने आयोटा पुट किया उसमें 1 प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर n में, तो अगला टर्म आ गई C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस सो ऑन टू ये वाली टर्म आ गई, प्लस एक टर्म आ जाएगी आयोटा टाइम्स ऑफ C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 प्लस सो ऑन, ये टर्म आ जाएगी। अब आप क्या करो, दोनों तरफ इसका मैग्नीट्यूड ले लो। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लोगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट 2 की पावर n। इस तरफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C1 प्लस सो ऑन टू का होल स्क्वायर प्लस C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट हटाएंगे तो हमें रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी, तो हमारी रिक्वायर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ये C2 C0 C4 माइनस C6 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे C5 है। अच्छा, रिक्वायर्ड टर्म क्या आ जाएगी, वो अंडर रूट हटाएंगे तो 2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस ऑन टू होल स्क्वायर प्लस C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 प्लस ऑन टू होल स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई समझ आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा अच्छा है, डी पार्ट जो है, डी पार्ट में मुझे चाहिए C0 प्लस C4 प्लस C8 ऐसी टर्म्स चाहिए। ठीक है, मतलब 4 की गैप पे चाहिए। तो ये देखो कैसे बनेगा। तो अगर मैं x की जगह अगर सबसे पहले तो 1 पुट करता हूँ,
तो 2 की पावर n हमारे पास किसके बराबर आता है, आप सब जानते हैं, सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री सो ऑन टू, थोड़ी सी और टर्म लिखनी पड़ेंगी, सी फोर प्लस सी फाइव प्लस सी सिक्स प्लस सी सेवन प्लस सो ऑन टू सी एन माइनस वन प्लस सी एन। तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर n। फिर माइनस वन डालोगे तो जीरो आ जाएगा, विच इज सी नॉट माइनस सी वन प्लस सी टू माइनस सी थ्री प्लस सी फोर माइनस सी फाइव प्लस सो ऑन टू, जो भी लास्ट में टर्म आएगी माइनस वन रेज़ टू द पावर n सी एन। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सी नॉट प्लस सी फोर चाहिए। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 रेज़ टू द पावर n माइनस वन आ गया मेरे पास, सी नॉट प्लस, समझ रहे हो ना, सी नॉट प्लस सी टू प्लस सी फोर प्लस सी सिक्स प्लस सी एट, ऐसे करते करते आएगा, क्योंकि लास्ट टर्म हो गई इसकी। ये कैसे किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करूंगा तो सी वन सी थ्री सी फाइव कट जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सी नॉट प्लस सी टू प्लस सी फोर प्लस सी सिक्स, ऐसा आएगा। वो 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया हुआ है, ये पहली वाली टर्म की वैल्यू निकाली हुई है। पहली वाली टर्म क्या है आपकी, जो पहली टर्म थी वो वाली टर्म है हमारे पास सी नॉट माइनस सी टू प्लस सी फोर माइनस सी सिक्स प्लस सी एट माइनस वन। ये पहली वाली टर्म थी जो पहले पार्ट में निकाली थी। इसका इसका आंसर कितना था हमारे पास, 2 रेज़ टू द पावर n बाई टू कॉस n पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर n बाई टू कॉस ऑफ n पावर 4। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, सी नॉट प्लस सी फोर चाहिए ना, तो ऐड करेंगे तो हमारी सी नॉट प्लस सी फोर प्लस सी एट प्लस सी ट्वेल्व प्लस ऑन टू, ये वाली जो टर्म आएगी हमारे पास वो आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n माइनस वन प्लस 2 रेज़ टू द पावर n बाई टू कॉस ऑफ n पावर 4। देखो भाई, समझ आया नहीं समझ आया, पहले हमने क्या किया, सी नॉट प्लस सी टू प्लस सी फोर ये सब निकाल लिया, सी नॉट माइनस सी टू प्लस सी फोर माइनस सी सिक्स हमारे पास था, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास सी नॉट प्लस सी फोर प्लस सी एट आ गया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है बेटा, करो चैट बॉक्स में आउटफिल करो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, ये हो गया फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास सी नॉट प्लस सी थ्री प्लस सी सिक्स प्लस सी नाइन प्लस वन। अच्छा, जब भी 3 का गैप आए ना तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओमेगा ओमेगा वाली टर्म्स हम बनाते हैं, ओमेगा ओमेगा स्केयर को यूज करते हैं किसी तरीके से, है ना। तो जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n को अगर मैं देखता हूँ तो फर्स्ट टर्म आएगी सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्केयर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब प्लस सो ऑन टू सी एन एक्स एन। ये तो हो गया 1 प्लस एक्स की पावर n। अब मुझे ध्यान रखना है, मेरे को सी नॉट सी थ्री सी सिक्स ये सब चाहिए। तो पहले एक्स की 1 डालोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर n इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री ऑन टू सी एन। ये तो मैंने एक्स की 1 डाल दिया, सॉरी, एक्स की 1 डालेंगे तो 2 रेज़ टू पावर n ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, एक्स की ओमेगा डालो, फिर देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n किसके बराबर है, सी नॉट प्लस सी वन ओमेगा प्लस सी टू ओमेगा स्केयर प्लस सी थ्री ओमेगा क्यूब प्लस सो ऑन टू ऐसा। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर की पावर n डालो तो ये आ जाएगा सी नॉट प्लस सी वन ओमेगा स्केयर, ठीक है, प्लस सी टू ओमेगा फोर प्लस सी थ्री ओमेगा सिक्स प्लस ऐसा आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, 1 प्लस एक्स की बार n में एक बार x को 1 डाल दिया, एक बार ओमेगा डाल दिया और एक बार ओमेगा स्केयर डाल दिया। अब आप क्या करो, तो इनको ऐड करो आप, तो ऐड करो क्या था, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस ओमेगा स्केयर की पावर n प्लस माइनस ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड किया तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 सी नॉट, वही चाहिए हमें, 3 सी नॉट ही चाहिए, सी नॉट ही चाहिए। ठीक है, फिर C1 के साथ क्या कोफिशिएंट आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वो टर्म हमारी 0 हो जाएगी। C2 के साथ क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा 4 ओमेगा होता है क्योंकि ये भी 0 आ जाएगी। फिर यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट टर्म जो है ये वाली 0 आ गई है। अब ये वाली टर्म देखो C3 तो क्या बन जाएगा 3C3, समझ रहे हो, ऐसे आगे 0 बनेंगी फिर 3C6 बन जाएगा और ऐसे चलेगा। तो हमारे पास
सी नॉट प्लस सी थ्री प्लस सी सिक्स प्लस सो ऑन। ये वाली जो टर्म आएगी ये किसके बराबर आएगी? 1/3 टाइम्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n ओमेगा रेज़ टू द पावर n ओमेगा रेज़ टू द पावर 2। अच्छा, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ओमेगा रेज़ टू द पावर n और ओमेगा रेज़ टू द पावर 2 n को आप n की कुछ वैल्यू डाल के चेक करो। इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3 तब क्या होगा, और n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तब क्या होगा? जब n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, जैसे मान लो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 है, तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है। समझ पा रहे हो ना? कुछ नहीं, एक्स को एक बार 1 डाल दिया, एक बार ओमेगा डाल दिया, एक बार ओमेगा स्क्वायर डाल रहा हूँ। तो मेरे पास इस तरफ तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर n 1 प्लस ओमेगा की पावर n और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, और इस तरफ हमारी रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी जो कि है सी नॉट प्लस सी थ्री प्लस सी सिक्स एंड सो ऑन। तो 1/3 और यहाँ 3 है तो उधर जाके 1/3 हो जाएगा। तो 2 रेज़ टू द पावर n प्लस माइनस 1 रेज़ टू, ये वाली टर्म आ गई। अच्छा, अब जैसे मैंने n को 1 डाला तो ये वाली वैल्यू बन रही है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वो तो -1 होती है, ठीक है। अगर n को मैं 2 डालता हूँ तो क्या बनेगा? n को 2 डाल दिया, सॉरी 1 डालूंगा तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी -1 हो रहा है। ओमेगा बस मल्टीपल ऑफ 3 पे गड़बड़ करेगा, ओमेगा मल्टीपल ऑफ 3 पे क्या बन जाएगा? ये 2 बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 से 3k, तो जो आपकी वैल्यू है सी नॉट प्लस सी थ्री प्लस सी सिक्स प्लस सो ऑन टू, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 3k, ठीक है, -1 रेज़ टू द पावर 3k, और ये वाली टर्म हमारी क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी उस केस में, ठीक है। इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, उस केस में जो रिक्वायर्ड टर्म आएगी सी नॉट प्लस सी थ्री प्लस सी सिक्स प्लस सो ऑन टू, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n। और वो जो दूसरी टर्म है वो क्या बन जाएंगी? 0 बन जाएंगी ना, तो -1, हाँ वो 0 बन जाएंगी, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। देखो बेसिकली कंसर्न क्या है, अगर सी नॉट प्लस सी थ्री ऐसे चल रहा है ना, सी नॉट प्लस सी थ्री 3 का गैप है, तो या तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पुट करने का हो जाएगा। अब जैसे उसने नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला हुआ है, इसी के नेक्स्ट वाले पार्ट में C1 बोला हुआ है, तो हमें C1 चाहिए। अब देखो जब C1 चाहिए तो इसका मतलब है C1 के साथ आपके क्या आने चाहिए? ओमेगा क्यूब आने चाहिए, ओमेगा के मल्टीपल्स आने चाहिए ना, तभी तो हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसी कॉपी करता हूँ, इससे नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ आपको। 3 का गैप है तो ओमेगा के मल्टीपल से ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखो, अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मेरे को निकालना है C1 प्लस C4 निकालना है ना। देखो C1 प्लस C4 प्लस C7 प्लस ये निकालना है। तो क्या करेंगे, मेरे को C1 चाहिए ना, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? ये तो 1 ही है ऑलरेडी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ओमेगा स्क्वायर से, इस पूरी सीरीज को, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ओमेगा से, इस पूरी सीरीज को, और फिर ऐड करते हैं। तो क्या बनेगा आपके पास? ये बन जाएगा 2 की पावर n प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर n, ठीक है। क्या जाएगा? ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर n। इसको भी ऐसे लिख देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कितना बन जाएगा? 3C0, नहीं मल्टीप्लाई भी तो करना है, सॉरी। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? C0 प्लस C0 ओमेगा स्क्वायर प्लस C0 ओमेगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। ये टर्म क्या बनेगी? C1 ओमेगा की, तो 3C1 बन जाएगा, ठीक है। अब सही चल रहा है। इसमें C2 आ गया, ये बन जाएगा C2 ओमेगा 4 और C2 ओमेगा 5, तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। C3 में बनेगा, C3 तो एज इट इज रहेगा, नेक्स्ट टर्म बन जाएगा C3 ओमेगा 5, नेक्स्ट टर्म बन जाएगा C3 ओमेगा 7। अब ओमेगा 5 किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर। ओमेगा 7 होता है, ओमेगा 5 होगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर, सॉरी, और ओमेगा 7 होगा ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों का सम हो जाएगा -1, तो C3 आपका 0 आ रहा है, देख रहे हो ना, वो वैसे ही होगा। और C4 जो ये 3C4 आ जाएगा, तो वैसे ही टर्म बनेगी। Whereas this term is equivalent to C1 plus C4 plus C7 plus so on to, this is equivalent to 1/3 times of 2 raised to the power n
प्लस ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर, ये भी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर की पावर n, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर n प्लस 1, और ये अच्छा इसमें -1 भी आएगा, -1 की पावर n प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर -1 रेज़ टू द पावर n और ओमेगा रेज़ टू द पावर n, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये भी n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको और भी फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है ओमेगा की वैल्यू डाल के, जैसे हमने पीछे वाले केस में किया था ना, n की वैल्यू डाल के, वो भी किया जा सकता है, और ओमेगा की वैल्यू भी डाल के, ओमेगा की वैल्यू होती है e की पावर उल्टा 2π/3 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है e की पावर उल्टा 4π/3। देखो दोबारा से बता रहा हूँ एक बार, क्या है इन क्वेश्चंस में, अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, इन क्वेश्चंस में ये किसी में 1 पुट करना है, किसी में -1 पुट करना है, किसी में आयोटा पुट करना है, किसी में ओमेगा पुट करना है, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सीरीज से फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है। जैसे जो ई वाला पार्ट था इसमें 3 का गैप था, तो 3 का गैप होता है तो हमें क्लियर होता है कि भाई हमें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऐसी टर्म्स यूज करनी है। तो मैंने क्या किया, पहले एक्स की जगह 1 डाल दिया, ओमेगा डाला और ओमेगा स्क्वायर डाला, तो मुझे जो पहली सीरीज है मेरी वो मिल गई, C0 + C3 + C6, ये वाली। ठीक है, अब मैंने फिर मेरे को अगर C1 से बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, C0 वाली टर्म को 0 करना पड़ेगा। तो C0 वाली टर्म 0 कैसे होगी, C0 वाली टर्म ऐसे 0 होगी अगर आप यहाँ पे मतलब कुछ इसके मल्टीपल ले आओ। तो हमने इसका मल्टीपल 1 बनाया, इसका मल्टीपल ओमेगा बनाया, और इसका ये वाले का मल्टीपल 1 बनाया, x की 1 डाला, इसमें क्या किया, x की जगह ओमेगा डाला, यहाँ पे x की जगह ओमेगा स्क्वायर डाला। ठीक है, और उस फिर ऐड किया तो हमारे को आंसर मिल गया। अभी देखो कुछ नहीं समझ आया तो बताओ मुझे। ऑल क्लियर कर दो अगर समझ आ गया तो। बेसिकली 3 के गैप पे ओमेगा बनाना है, फिर ओमेगा के मल्टीपल करके फिर उसको ऐड कर देना है, बस ये करना है। ठीक है, अब ऐसे जो ये नेक्स्ट वाले पार्ट हैं इसमें देखो आप, जो इसका अब 1-2 पार्ट बचे होंगे उसमें भी ऐसी शायद 3 का ही गैप होगा, तो इसमें भी 3 का गैप है, वो भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 3 का गैप है। ठीक है, तो ये आप सेम उसी तरीके से कर लेंगे। एक पार्ट और बचा है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम 62 पे। देखो, इफ द टेंजेंट, ये ज्योमेट्री के ऊपर है, इफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल mod z is equal to 4 at points a z1 and b z2 intersects at pz. The tangent drawn to the circle this at a z1 will intersect at pz such that argument of z2 by z1 is equal to pi/2 and find locus of p. करो भी ट्राई करो, इजी सा क्वेश्चन है। आगे किसी का आंसर तो बताओ। इसका तो आंसर आ जाना चाहिए बेटा, इजी सा क्वेश्चन है।
देखो चलो सुनो, क्या कह रहा है कि मॉड जेड इज इक्वल टू 4 क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या होगा 0 0 और रेडियस 4। इतना तो सबको समझ आता होगा कि हमने कुछ ऐसा सर्कल बना लिया जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस 4। ठीक है, तो इसका लोकस क्या आ गया, मॉड जेड इज इक्वल टू 4। तो ये तो गिवन है सर्कल का लोकस। अब वो क्या कह रहा है कि इसके ऊपर दो पॉइंट है ए जेड वन और बी जेड टू। तो मान लेते हैं पॉइंट है ए जेड वन और ये वाला पॉइंट है बी जेड टू। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स के ऊपर, सर्कल के दो पॉइंट्स के ऊपर उसने क्या किया, टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। तो हमने ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए सच दैट अब ये वाला पॉइंट था हमारा ए जेड वन, ये जेड वन पॉइंट है और ये हमारा जेड टू पॉइंट है। इतना तो क्लियर है। The tangents drawn to the circle at this intersect such that Z2, अब उसने ये बोला हुआ है कि Z2 और Z1 का जो आर्ग्यूमेंट डिफरेंस है वो पाई बाय 2 है। इसका क्या मतलब गया, Z2 जो है वो Z1 से पाई बाय 2 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। ठीक है जी, फिर क्लियर हो गया मैं। तो इसका मतलब हो गया कि भाई जो Z1 है वो नीचे आएगा, यहाँ पे हमारा Z2 आएगा और यहाँ पे हमारा Z1 आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का आर्गुमेंट डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 90। तो मतलब ये एंगल हमारे पास 90 है। अब ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि ये टेंजेंशियल लाइन है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा है, ये P पॉइंट है, इसका लोकस निकालना है आपको। तो P इज द लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। P इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो ये क्या बनता था, डायरेक्ट सर्कल बनता था। डायरेक्ट सर्कल बनता था, याद है ना, टेंजेंट जहां पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोकस डायरेक्ट सर्कल होता है। तो डायरेक्ट सर्कल का लोकस क्या आएगा, मॉड जेड इज इक्वल टू जो रेडियस होता था, याद है ना, 4√2 हो जाएगा ना। रेडियस जो होता था वो 2 आवर्स के रहा था, तो √2 टाइम्स आर आएगा, तो 4√2 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मॉड जेड इक्वल टू रेडियस लेते हैं सर्कल के लिए। अब बताओ भाई, कोई डाउट है इसमें किसी को भी? तो ऑल क्लियर करो एक बार। देखो नेक्स्ट, देखो प्रॉब्लम 63। अच्छा, प्रॉब्लम 63 में देखो क्या है, इफ द सर्कल ZZ bar plus A bar Z plus AZ bar plus B equal to 0 and ZZ bar plus C bar Z plus CZ bar plus D equal to 0, where B comma D belongs to R but orthogonally, then real part of AC bar is equal to K times of B plus D by 4 and K. करो भाई, एक बार ट्राई करो। ZZ बार प्लस A बार Z, ये ऑर्थोगोनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन देखो। तो एक बार ट्राई करो सब लोग।
देखो ट्राई करके एक बार सब लोग। देखो मैं बताता हूँ, सुनो। तो बेसिकली ये जो पहला एक कर्व है जेड जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए जेड बार, अभी अभी आपने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा था। तो इसका सेंटर होता है माइनस ए और रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, ऐसे जो दूसरा कर्व है जेड जेड बार प्लस सी बार जेड प्लस सी जेड बार प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन किसकी हैं? सर्कल की इक्वेशन ही है ना। तो इसका सेंटर कितना आएगा? माइनस सी, और रेडियस कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ सी स्क्वायर माइनस डी, ये आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है जी। तो अब एक जो सर्कल है उसका सेंटर माइनस ए है, एक जो सर्कल है उसका सेंटर माइनस सी है। ठीक है, अब इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया? मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। इसका रेडियस कितना हो गया? मॉड ऑफ सी स्क्वायर माइनस डी। अभी अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो इनकी टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो आप ये लिख सकते हो मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू मॉड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये समझ आ गया होगा? वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना इसको, बार लिखने मतलब वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। सी माइनस ए, देखो ये होगा आपके पास मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, ये होगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर माइनस डी। तो ऑर्थोगोनैलिटी के लिए कंडीशन ये होती है ना, देखो R1 अगर ये है, ये R2 है और ये D है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर, ये कंडीशन होती है ना। तो ये तो लगा रहा हूँ। तो R1 इज अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका दूसरा वाले टर्म का भी होल स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस डी आ जाएगा। R1 स्क्वायर प्लस डी क्या हो जाएगा? सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये देखो क्या बन रहा है? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस बी माइनस डी इक्वल टू ये आ जाएगा मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट लिख देते ना इसको, तो 2 रियल एसी पार्ट, एसी बार। ये कैसे लिख दिया? आपको समझ आ गया? वो होता है ना मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर क्या होता है? मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल z1 z2 बार, तो वो लिखा है। तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ AC बार इज इक्वल टू b प्लस d डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब क्या निकालने को क्या बोला है उसने? k बाय 4 निकालने को बोला। तो k बाय 4 जो है हमारे पास, अगर कंपेयर करते हैं इसको, तो k बाय 4 इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो k की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। सो 2 इज द आंसर। देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ क्या किया हमने। एक पहला एक सर्कल था, एक दूसरा सर्कल था, उसका सेंटर रेडियस पता था, दूसरे का भी सेंटर रेडियस पता था। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन होती है कि भाई अगर ये पहले वाले सर्कल का सेंटर है, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो ऑर्थोगोनैलिटी का कारण पाइथागोरस लगा सकते हैं। डी स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, वो लगा दिया, बस सॉल्व किया। तो रियल ऑफ इसी बार ही पूछा हुआ था उसने, तो b प्लस डी बाई 2 आ गया। उससे k बाई 4 इज इक्वल टू हाफ आ गया और k इक्वल टू 2 आ गया। देखो भाई समझ आया नहीं समझ आया तो मैं रिपीट करता हूँ। जिसको भी क्लियर हो गया ऑल क्लियर कर दो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं अब। इसमें क्या है? इफ Z1 Z2 and Z3 are
three distinct complex numbers such that three by mod z2 minus z3 is equal to 4 by mod z3 minus z1 is equal to 5 by mod z1 minus z2. So 3 by mod z2 minus z3 is equal to 4 by mod z3 minus z1 equal to 5 times of mod z1 minus z2. Then we have to find the value of 9 by z2 minus z3 plus 16 by z3 minus z1 plus 25 डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2. ये टर्म है, ये तीन टर्म है बेटा. देखो आप सिंप्लीफाई कर पा रहे हो कि नहीं. तो इसमें क्या है, z1 z2 z3 थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो दैट एक कंडीशन दे दी 3 by mod z2 minus z3 is equal to 4 by mod z3 minus z1 equal to 5 by mod z1 minus z2. हमें इस टर्म की वैल्यू निकालनी है. देखो ट्राई करो, इजी सा क्वेश्चन है ये. नहीं आ रहा समझ किसी को भी क्या करना है इसमें? एक बार ट्राई करो भाई, देखो. ये 9, 16 और 25 से आपको हिंट मिल जाएगा क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी. देखो चलो मैं बताता हूँ. अब ये जो 9 है इसको आप ये रेशियो को k मान लो, ठीक है. अब ये जो 9 है, इस 9 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z2 माइनस z3, ठीक है, डिवाइडेड बाय z2 माइनस z3, ऐसा लिख सकते हैं. या इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, 9 है ना, तो 9 की जगह 3 का होल स्क्वायर आएगा ना, तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, k स्क्वायर टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z2 माइनस z3 का होल स्क्वायर. यहीं पे लिख देता हूँ एक लाइन में. तो 9 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, k स्क्वायर टाइम्स ऑफ z2 माइनस z3 इंटू z2 बार माइनस z3 बार. समझ गए. सिमिलरली अब यहाँ पर आएगा 4 का होल स्क्वायर. 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा, k स्क्वायर टाइम्स ऑफ z3 माइनस z1 का मॉड का होल स्क्वायर. तो मेरे पास आएगा 16 इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स ऑफ z3 माइनस z1 इंटू z3 बार माइनस z1 बार. ठीक है. नेक्स्ट आएगा 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा मेरे पास 25 is equal to k square times of z1 minus z2 into z1 bar minus z2 bar. ये टर्म आ गई. ठीक है. अब देखो 9 अपॉन, अगर आप z2 माइनस z3 देखते हो, यहाँ से देखो 9 अपॉन z2 माइनस z3 किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा k स्क्वायर टाइम्स ऑफ z2 बार माइनस z3 बार प्लस k स्क्वायर टाइम्स ऑफ z3 बार माइनस z1 बार प्लस 25 बाई z1 माइनस z2 चाहिए तो k स्क्वायर टाइम्स ऑफ, इसके तो हमने कॉमन ले ही रखे हैं, साथ में आ जाएगा z1 माइनस z2. ठीक है, ये टर्म आ जाएगी. समझ गए. और ये ऐड अप हो गए, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे. आंसर कितना आ जाएगा, 0. देखो दोबारा से सुनो, ये एक रेशियो दी थी, उसको k मान लिया. अब 9 किससे आएगा, 9 इस टर्म से बनेगा, 16 इससे बनेगा, 25 इससे बनेगा. तो 9 बनाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया. तो 9 आपके किसके बराबर बनेगा, k स्क्वायर टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z2 माइनस z3 का होल स्क्वायर. ठीक है. 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z2 माइनस z3 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आएगा, z2 माइनस z3 के होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, मॉड z स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी थी ना, मॉड ऑफ z स्क्वायर इज सेम है z z बार.
ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तो उसको यूज कर रहा हूँ। उसको यूज करूंगा तो Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 बार माइनस Z3 बार। ऐसे नेक्स्ट को यूज करेंगे तो Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 बार माइनस Z1 बार। ऐसे ही नेक्स्ट में Z1 माइनस Z2 Z1 बार माइनस Z2 बार। अब 9 अपॉन आपको चाहिए Z2 माइनस Z3, तो वो बच जाएगा केस के टाइम्स ऑफ Z2 माइनस Z3 का बार। नेक्स्ट में केस के टाइम्स ऑफ Z3 माइनस Z1 का बार, केस के टाइम्स ऑफ Z1 माइनस Z2 का बार, सब कैंसिल आउट हो गया 0 का। बताओ भाई, ऑल क्लियर करो एक बार अगर सब समझ आ गया तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर स्क्रीन बहुत लेट आ रही है। सर डिले हो रहा है क्या? ओके यस सर। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम 65 करते हैं। If mod z is equal to 1, mod of omega minus 1 is equal to 1, where z comma omega belongs to C, then largest set of values of mod of 2z minus 1 का whole square plus mod of 2w minus 1 का whole square is close A to B, where AB belongs to integer, then A plus B equals। एक बार इसको ट्राई करो देखो। देखो इसमें क्या होगा, ये एक सर्कल बनेगा, देखो सर्कल बनाओ मॉड z इक्वल टू 1 का, और मॉड w माइनस 1 इक्वल टू 1 का भी एक सर्कल बनेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, अब ये दो पॉइंट है जिससे सर्कल की बाउंड्री का डिस्टेंस निकालना होगा आपको, तो उससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से करना है।
नहीं आया किसी का भी आंसर? देखो चलो मैं बता रहा हूँ। तो एक तो हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है, तो होने चाहिए आपसे क्वेश्चन ना। तो ये कुछ इस टाइप का सर्कल बनेगा। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसका ये z वाला है, मतलब z की पेरिफेरीज को सेटिस्फाई कर रही है, मॉड z इज इक्वल टू 1। तो ये आपका है मॉड z इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक और सर्कल है जिसका सेंटर है 1 0 और रेडियस 1 है, तो वो 0 0 से पास करेगा ऐसे। तो ये जो सर्कल है इसका है मॉड ऑफ ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये सर्कल है। अब उसने बोला हुआ है हमें इसकी लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब मॉड ऑफ 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2w माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी हमें लार्जेस्ट सेट ऑफ वैल्यूज निकालनी है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो दिस लेस देन इक्वल टू ग्रेट, ऐसा ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा ए टू बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो 4 बाहर ले लेते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ z माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ w माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। अब हाफ कहाँ पर आएगा, हाफ आपका यहाँ पर आएगा, ये वाले पॉइंट पर आएगा। इसको ये मान लेते हैं मिड पॉइंट है जो बेसिकली 0 0 और 1 0 का। तो अब मुझे ये बताओ z माइनस हाफ जो है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो z माइनस हाफ का मतलब हो गया कि जो z है उसका डिस्टेंस हाफ से, मतलब z का डिस्टेंस a से नहीं देखना पड़ेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब आप इस पॉइंट पर आ जाओगे, ये कोऑर्डिनेट हाफ कॉमन 0 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये वाला आपका मिनिमम हो गया, क्योंकि ये z की पेरीफेरी है और a से मिनिमम चाहिए, तो अलोंग दी डायमीटर मिनिमम और मैक्सिमम आ देंगे, आपको सर्कल में बता रखा है। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी वो आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ z माइनस हाफ की मिनिमम वैल्यू हाफ ही है, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्योंकि हाफ है। ऐसे ही w माइनस हाफ की देखते हैं। अब इसकी मिनिमम, ये बाउंड्री अगर इस पर है तो उसका हाफ से मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये हाफ ही होगा, तो उस केस में यहाँ पर भी हाफ ही आ जाएगा। समझ गए ना। देखो a आपका हाफ कॉमा 0 है, तो a का आपको डिस्टेंस निकालना है z से और w से, तो z माइनस हाफ का मतलब हो गया z का डिस्टेंस हाफ से निकालो। ठीक है, बट z अब और z क्या है, रोटेट कर रहे हैं, तो z का डिस्टेंस हाफ से मिनिमम कब होगा, इस लाइन के अलोंग होगा, अलोंग दी डायमीटर, मैक्सिमम भी अलोंग दी डायमीटर होगा। तो कब होगा, जब z इस एंड पे बैठा हुआ, तो 3/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, ये कितना बन जाएगा 3/2 9/4। और ऐसे ही देखो ये वाले पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से भी कितना होगा, ये 1 है और ये हाफ है, ये भी 9/4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो टर्म है, इस टर्म की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4 प्लस 1/4, 2/4, तो a2 हो गई, इधर आ जाएगा 18। ठीक है, तो a टू बी, a आपका 2 हो गया और b 18 हो गया, तो a प्लस b निकालना है, सो 20 इज द आंसर। देखो भाई समझ आया नहीं समझ आया, ज्योमेट्री क्वेश्चन था ये। एक बार रिपीट करना। क्लियर हो गया सबको। सर एक बार रिपीट करना है इसको। इसमें क्या आता है, जैसे एक हमारे को दिया हुआ है मॉड z इज इक्वल टू 1, तो ये एक सर्कल है, मॉड w माइनस 1 इक्वल टू 1, ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर 1 0 है। ठीक है, तो दोनों सर्कल बना लिए हैं। अब उसने बोला है कि ये जो टर्म है ना, इस टर्म की मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो उससे हमारे को दोनों की मिनिमम और दोनों की मैक्सिमम ऐड करके उसकी रेंज मिल जाएगी एक तरीके से। तो फाइनली a प्लस बी निकालना है। तो हमने क्या किया, 2 में से इसमें से 2 का होल्स के कॉमन निकाल लिया, बन गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, z का हाफ से डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होगा, w का हाफ से डिस्टेंस। अब z क्या है, z एक सर्कल है, w क्या एक सर्कल है, तो हाफ कॉमा 0 से इन दोनों के डिस्टेंस को ऐड करके वो उसकी रेंज पूछ रहा है। तो हमने सर्कल बनाया और देखा कि भाई जो मिनिमम डिस्टेंस है हाफ से, वो कहाँ पर आ रहा है, वो इस पॉइंट पे आ रहा है, z का तो इस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है और z का मैक्सिमम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 1/4 हो गई। ठीक है, ये भी हमने देखा कि भाई w माइनस हाफ, मतलब w का हाफ से डिस्टेंस, तो ये आपका w है जिसका लोकस w है, ये वाला टर्म जो है, इसका हाफ से मिनिमम डिस्टेंस कितना है, यही है हाफ, और मैक्सिमम वही है 3/2। तो उसको अगर आप ऐड करोगे तो आगे जो रिक्वायर्ड टर्म है उसकी वैल्यू 2 से 18 आ जाएगी, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 20।
आगे जिसको समझ आ गया ऑल क्लियर कर दो एक बार। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम। Find the complex number satisfying the equations z plus z bar plus z minus z bar is equal to 2 and mod of z plus iota is mod of z minus iota is equal to 2. Find the complex number satisfying the equation z plus z bar plus z minus z bar is equal to 2 and mod of z plus iota plus mod of z minus iota is equal to 2. एक बार ट्राई करो इसको भी, आसान है ये, वैसे ज्योमेट्री से होगा ये क्वेश्चन भी ना। बिल्कुल भाई ट्राई करो और बताओ। जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं इसका मतलब है ना उसको ये स्ट्राइक नहीं कर रहा कि करना क्या है। तो एक बार क्लास कॉपी पढ़ो इसकी ना, पूरी थ्योरी याद होनी चाहिए तभी बात बनेगी। देखो इसको क्या करना है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो इसमें क्या होगा, जैसे ये वाली जो इक्वेशन है z प्लस जेड बार क्या होता है 2 mod x, x प्लस छोटा y प्लस x माइनस छोटा y करोगे तो कट जाएगा ना। प्लस ऐसे ही z माइनस जेड बार क्या होता है x प्लस छोटा y 2 छोटा y होता है वैसे, माइनस x माइनस छोटा y, तो ये 2 छोटा y होता है, मॉड ऑफ 2 छोटा y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका लोकस बन जा रहा है, मॉड x अयोटा का मॉडुलस 1 होता है तो मॉड y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा लोकस बन जा रहा है मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो इसका लोकस हो गया। अब नेक्स्ट वाले पर आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, z प्लस एओटा प्लस मॉड ऑफ z माइनस एओटा इज इक्वल टू 2। तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा। अच्छा, ये जो दूसरा पार्ट है मॉड ऑफ z प्लस एओटा मॉड ऑफ z माइनस एओटा, तो माइनस एओटा आपका यहाँ कहीं आएगा, एओटा आपका यहाँ कहीं आएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 है। बाकी अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे लोगे तो उसका डिस्टेंस 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम z को देखते हैं तो z का डिस्टेंस दोनों से 2 कब होगा, जब वो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन रहा है पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी। तो उसका मतलब पी क्या होगा, या तो वो इनसाइड द लाइन होगा या आउटसाइड द लाइन होगा। तो उसमें डिस्टेंसेस को देखकर आपको पता चलेगा। इस केस में तो क्लियरली पता चलेगा जेड इनसाइड होगा, तो जेड प्लस एओटा ये वाला डिस्टेंस होगा, जेड माइनस एओटा वाला, और जेड प्लस एओटा ये वाला डिस्टेंस होगा। तो कंप्लीटली वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो ये लोकस में क्या आएगा, अब हमारे पास इसका लोकस क्या आएगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है,
अब मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 तो आप सब लोग जानते हैं किस टाइप का लोकस बनेगा इसका। ठीक है, तो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 का ऐसा लोकस बनेगा, और ये वाला जो टर्म है इसका लोकस ये वाला बनेगा लाइन सेगमेंट। तो दोनों को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेटिस्फाई करेंगे वो आएंगे प्लस माइनस एओटा। सो प्लस माइनस एओटा इज द आंसर। दो आंसर आएंगे बेटा, एओटा एंड माइनस एओटा। ठीक है, तो एक जो टर्म है उसका लोकस हमारे पास आ रहा है मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, और एक जो टर्म है उसका लोकस आ रहा है मेरे पास ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग आयोटा एंड माइनस एओटा। ठीक है, तो फाइनल इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना था हमें, क्योंकि उसने बोला था फाइंड द कॉम्प्लेक्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस एंड दिस। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे हमारे पास क्या आया, दो ही पॉइंट आए विच इज आयोटा एंड माइनस एओटा। यहाँ तक क्लियर है? एक बार ऑल क्लियर करो एक बार सब लोग। नहीं समझ आया? एक बार ऑल क्लियर करो। ये वाला करो, इफ मॉड z1 इज इक्वल टू 1, mod of z2 minus 2 is equal to 3, mod of z3 minus 5 is equal to 6, then maximum value of mod of 2z1 minus 3z2 minus 4z3 equals, आसान क्वेश्चन है, जेई मेंस का, देखो हो जाएगा, ट्राई करो। जिसका भी आंसर आ रहा है बताओ। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो आपका टर्म क्या है, 2z1, ठीक है, माइनस 3z2 माइनस 4z3, इनइक्वालिटी बनानी है इसमें। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
2z1, z1 के साथ तो z1 ही है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ z2 माइनस 2, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ z3 माइनस 5, ठीक है। तो ये टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस 20 हो गया तो माइनस 20 करना पड़ेगा, प्लस 6 हो गया तो माइनस 6 करना पड़ेगा, तो ये टर्म आ जाएगी। तो दिस टर्म इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2z1 माइनस 3z2 माइनस 4z3, 6 प्लस 20 इज 26 ना। अच्छा, हमें तो इनइक्वालिटी बनानी, दोबारा से ये टर्म नहीं बनानी, सॉरी, ये टर्म तो आ गई हमारे पास। अब इनइक्वालिटी बनाई तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, दो साइड का डिफरेंस जो होता है थर्ड से छोटा होता है और दो साइड का सम इसे थर्ड से बड़ा होता है। हम लिख सकते हैं 2 मॉड z1 प्लस 3 मॉड z2 माइनस 2 प्लस 4 मॉड z3 माइनस 5 प्लस 26। सो दिस टर्म इज ऑलवेज लेस देन दिस। तो z1 का मॉड जो है वो 1 से बराबर है, z2 माइनस 2 का 3 से बराबर है, z3 माइनस 5 का 6 से बराबर है, तो ये 24 हो गया, ठीक है, और ये 26 हो गया। क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 61। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 61। देखो समझ आया नहीं समझ आया? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बेटा इसमें क्या था, देखो मॉड z1 1 था, मॉड ऑफ z, ये मतलब बेसिकली सर्कल्स की इक्वेशन है, ठीक है, और हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, z1 तो z1 ही है, z2 के साथ माइनस 2 है तो मैंने यहाँ पे माइनस 2 बना दिया z2 के साथ, तो बेसिकली प्लस 6 हुआ इसलिए माइनस 6 भी करना पड़ेगा। z3 के साथ 5 बनाना था तो माइनस 5 कर दिया, और बेसिकली क्या हुआ, प्लस 20 हुआ तो माइनस 20 कर दिया। तो z3 माइनस 5 करूंगा, उसका कोफिशिएंट 4 भी तो है, ठीक है। तो ये टर्म अब बन गई, दिस टर्म इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, जैसे हम ये करते थे ना, a प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b, तो वही लगा रखा है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 मॉड z1 प्लस 3 मॉड z2 माइनस 2 प्लस 4 मॉड z3 माइनस 5 प्लस 26। तो दिस इज लेस देन 2 प्लस 9 प्लस दिस वैल्यू, ये दिया हुआ है ना, ये 1 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, 2 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 26, तो लेस देन इक्वल टू 61 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है मेरे एंड पे आई गेस। तो ये थोड़ी सी क्लास के ये हो सकता है मैं कल एक्स्ट्रा क्लास में लेके इसको कवर अप कर दूंगा, एक लेक्चर और लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज ज़्यादा कुछ हो नहीं पाए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज करें, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह याद करें, और इसके नोट्स वगैरह पढ़ें और मॉड्यूल करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।